घंटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ राजेश जी, अब आप हमारे ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में हैं। दोस्तों, मैं पहले राजेश जी का परिचय दे देता हूं। ये आज के समय में एक बहुत ही सक्रिय नाटककार हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है करीब 50 से ऊपर नाटक इन्होंने लिखे होंगे, या हो सकता है ज्यादा भी लिखे हों। इनके नाटक हमेशा चर्चित रहे हैं और मुझे पता चला है कि इनके कुछ नाटकों को महेश भट्ट जी ने प्रोड्यूस भी किया था। राजेश जी नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, वर्कशॉप्स कराए हैं, और जहां जहां रहे हैं वहां पर इन्होंने कलाकारों की एक बहुत अच्छी टीम तैयार की है। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि राजेश जी आज हमारे सामने उपस्थित हैं और हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे नाटकों के बारे में, नाटकों के वर्तमान स्थिति क्या है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राजेश जी थोड़ा अपने बारे में मुझे बताएं, ताकि हमारे दर्शकों को भी ठीक से जानकारी मिल सके। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं और बिहार में भी भागलपुर का, लेकिन मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है आरा में हुई है, आरा भोजपुर, और वहीं से एक तरह से मैंने नाटक की शुरुआत की है। ये मेरा वही दौर है नाटक शुरुआत होने का, वो जो आपातकाल के दौर जो था। तो अब मेरा नुक्कड़ नाटक का जो आंदोलन है वो तभी प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद आपातकाल के बाद मेरा पढ़ाई के सिलसिले में मुझे भागलपुर जाना पड़ा, लेकिन वहां भी मैंने नुक्कड़ नाटक आंदोलन से मैं जुड़ा रहा और मैं लगातार 10 वर्षों तक जो है इसी आंदोलन में रहा। मैंने नुक्कड़ नाटक आंदोलन को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष से मैंने मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। उसके बाद नौकरी के सिलसिले में मैं उत्तर प्रदेश आ गया, पावर कॉरपोरेशन में। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो इसलिए मैं 10 वर्षों तक मैं पावर हाउस में रहा। उसके बाद 10 वर्ष ट्रांसमिशन में रहा। उसके बाद का मेरा जो क्षेत्र है हमारे विभाग में अलग अलग रहा। तो विभिन्न शहरों में रहने के कारण, चाहे वो ओबरा, अनपरा, अलीगढ़, शाहजहांपुर, लखनऊ, बनारस, जहां जहां भी मैं गया, जहां जहां मुझे लोग संपर्क में आए, तो मैंने उसके बाद प्रोसेनियम थिएटर पर ज्यादा काम किया, क्योंकि मेरा ऐसी कोई हट भी नहीं था कि मैं नुक्कड़ नाटक ही करूं। क्योंकि जब मुझे नुक्कड़ नाटक का मिला तो मैंने नुक्कड़ नाटक किया, और उसके बाद जब मुझे मुहैया हुआ प्रोसेनियम का, शाहजहांपुर, विशेषकर शाहजहांपुर, वहां पर प्रोसेनियम थिएटर, ऑडिटोरियम भी था, लोग भी इस रुझान के थे, तो मैंने वहां पर प्रोसेनियम थिएटर प्रारंभ किया और लिखना और करना। तब से लगातार मैं अभी जो है कह सकते हैं आप कि मैं प्रोसेनियम थिएटर के ही नाटक लिख रहा हूं, कर रहा हूं। मैंने आपका एक बार एकल नाटक भी देखा था। मुझे जगह याद नहीं पड़ रहा, शायद मेरे ख्याल से इलाहाबाद रहा हो, या मेरे ख्याल से गोरखपुर की। हाँ, इलाहाबाद में भी देखा होगा, मैंने किया था, और चंडीगढ़ में भी किया था। जन संस्कृति मंच का जो कार्यक्रम था, तो मैंने इलाहाबाद में भी किया था। मैं उन दिनों एकल भी करता था और क्या कहते हैं, पूर्णकालिक नाटक के साथ साथ। हाँ हाँ हाँ। और मैं देख रहा था कि आपने एकल नाटक में एक और, मेरे ख्याल से शायद पूस की रात का भी आपने शायद एक एकल नाटक किया है। मैंने जो है पूर्णकालिक नाटक लिखने के साथ साथ मैंने एकल नाटक पे भी बहुत काम किया है। लगभग मैंने 1.5 दर्जन एकल नाटक लिखे हैं। शुरुआती दौर में मैंने बहुत सारे हिंदी की कहानियों का मैंने एकल के रूप में किया था, क्योंकि बहुत एक प्रैक्टिकली मुझे अनुभव महसूस हुआ कि जब कभी कभी एग्जामिनेशन पढ़ते थे, अधिकतर काम करने वाले पढ़ने लिखने वाले लोग थे, तो जब वो परीक्षा का दौर आता था तो पूरी टीम जो है, हर लड़के परीक्षा में लग जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ कलाकार रह जाते थे।
वो कहते थे कि सर 2-3 महीना हम करेंगे क्या। तो मैंने उनके लिए इस विधा को मजबूत करने की कोशिश की और इसी के तहत मैंने पूस की रात, हरशंकर परसाई की वैष्णव की फिसलन, आपको रेणु जी की रसप्रिया, और इस तरह इस कड़ी में मैंने कई कहानियों को, और मैंने खुद अपने भी लिखी, मंटो की कहानियों को किया मैंने, टोबा टेक सिंह उनका किया था मैंने, पढ़िए कलीमा, हाँ ये सब किया, राम की शक्ति पूजा भी किया एकल। तो एक लगभग, तो इसलिए अभी अभी के फिलहाल के दौर में मैंने महसूस किया कि एकल की बहुत ही मांग है। लड़के, क्योंकि बहुत जगह बहुत से लड़के ऐसे हैं कि उनके पास टीम नहीं है, उनके पास क्या कहते हैं, बहुत महंगा हो जा रहा है रंगमंच, ये एक वास्तविकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई एकल दे दे तो मैं अकेले कर लेता हूँ। और विशेषकर देखा मैंने बड़े शहरों में, तो वो लोग चाहे बॉम्बे में हो चाहे दिल्ली में हो, वो लोग बहुत डिमांड करते हैं कि मुझे एकल दे दीजिए सर कोई। तो मैंने काफी लोगों को दिया भी है। तो नुक्कड़ नाटक के बाद जो आपने थिएटर मतलब स्टेज थिएटर करना शुरू किया, तो आपने कुछ फर्क महसूस किया कि मतलब कि मास कम्युनिकेशन में, कन्वे में, और जो बात हम करना चाहते हैं, जो नुक्कड़ नाटक में कर सकते थे, वो स्टेज में हम कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? देखिए, जब मैं नुक्कड़ नाटक में, तो दोनों विधाओं को बहुत करीब से देखा है मैंने, और तो नुक्कड़ नाटक के दौरान मैंने महसूस किया कि ये एक जनता से सीधे जुड़ने की विधा है, और जो रोज घट रही घटनाएं, या उन जो दौर था आपातकाल के बाद का जो दौर था, उन दिनों आप देखेंगे जिस तरह के उस वक्त की सत्ता ने जिस तरह से दमनात्मक कार्रवाई की थी, भ्रष्टाचार का जो आलम था, या आप देखेंगे कम्युनलिज्म का भी, सांप्रदायिकता का भी बहुत सारा मुद्दा था। तो वो मुद्दे हमारे नाटकों के विषय थे और उनको ले जाना हमारा मकसद था। तो उसमें हम लोगों को जनता हमारे सामने कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन एक उसकी भी एक लिमिटेशन है ना, कि हमें जो भी कुछ कहना है वो आधा घंटा से 45 मिनट या इसी संदर्भ में, इसी समय के आसपास समय काल में आप कर सकते हैं। कुछ नाटकों का जो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, तो वो वहां पर आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम प्रेमचंद के का गोदान उपन्यास को करना हो, जो बहुत ही उत्कृष्ट उपन्यास है, बहुत जरूरी है, तो अगर हम वो करना चाहें अगर, तो संभव नहीं है। उसके लिए मुझे दूसरा फॉर्म के ले जाने की जरूरत है। इसलिए मेरा जो कहना है कि हमारे जो पूरा आंदोलन जो था रंगकर्म का, वो कोई फॉर्म को लेकर बहुत रिजिडिटी नहीं थी, बहुत जिद नहीं था कि हम इसी में करेंगे और इसके अलावा दूसरी विधा में नहीं करेंगे। मेरा उद्देश्य था कि जनता से ज्यादा जनता के बीच मुझे अपनी विचार को ले जाना है, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको ले जाना है। तो उसके लिए जो फॉर्म हो, तो पूस की रात कहानी वो आधे घंटा 45 मिनट का है, तो वो फॉर्म नुक्कड़ों पर आराम से आप कर सकते हैं। हरशंकर परसाई के वैष्णव की फिसलन, या हम लोगों ने इवन भेड़िए तक, भुवनेश्वर की भेड़िए को भी किया, तो वो 45 मिनट का 40 मिनट का वो नाटक था, तो उसको कहीं भी एकल किया जा सकता है, या और भी बहुत सारे नाटक हैं। तो इसलिए जब हम बड़े बड़े हमारे सामने क्या कहते हैं, लगा कि इसका फैलाव ज्यादा है, इसको आधे घंटे में सिमटाया नहीं जा सकता है, तो हमने मंच नाटक की तरफ भी किया। और ऐसा नहीं है, मंच नाटक में देखिए, मंच नाटक का भी एक अपना दर्शक है ना। मैं तो महानगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक छोटे शहर में काम किया मैंने, शाहजहांपुर, जो अभी भी आलोचकों और समीक्षकों की नजर में कहीं है ही नहीं। और वे मैंने जो देखा वहां जाकर, छोटे शहर में जो काम हो रहे हैं, छोटे शहर के लोगों में जो जज्बा है, वो आपको बड़े शहरों में नहीं दिखेगा। बड़े शहरों में तो मैंने देखा, चाहे वो दिल्ली आ जाए, लखनऊ आ जाए, तो आप देखेंगे कि वहां बहुत तरह की समस्या आ सकती है आपके सामने, कि ऑडिटोरियम कैसे आएगा, दर्शक कहाँ से आएंगे, उतनी आर्थिक अर्थ कहाँ से आएगा,
ये सब एक, इसलिए नाटक बड़े शहरों में करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए देखेंगे आप कि वो लोग अधिकतर सत्ता के शरण में भी जाते हैं, है ना, कॉर्पोरेट के लिए आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटे शहर में जो है, में रहने के कारण, छोटे शहर में बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आज भी छोटे शहर में बहुत कम पैसे में क्या कहते हैं नाटक हो जाता है। ऑडिटोरियम इनके बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। जहां दिल्ली में आज ऑडिटोरियम जो है 60,000 से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक का है। लखनऊ ऐसे शहरों में आपको 15,000, 20,000, 25,000 का ऑडिटोरियम है। वैसे आपको छोटे शहर में आप देखेंगे, चाहे मैं तो, मेरा जो अनुभव है, चाहे आरा का हो, चाहे मैंने शाहजहांपुर का देखा, वो 3,000, 4,000 में ऑडिटोरियम आपको दिन भर के लिए मिल जा रहा है। तो इसलिए वहां पर कोई अर्थ की समस्या भी नहीं होती है, ना दर्शकों की। वहां पर एक एक नाटक को 3-3, 4-4 दिन तक करना पड़ता है। और ये दूसरी बात है कि इन शहरों में जो रंगमंच हो रहा है, वो हमारे महानगर के लोगों के समीक्षकों की नजर से ओझल है। जो बड़े हमारे देश के भी जो आलोचक हैं, वो उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं कि वहां कैसे नाटक हो रहे हैं, ना वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आदमी जाएगा नहीं, वहां जानेगा कैसे? आपने महसूस किया होगा कि नुक्कड़ नाटक और स्टेज नाटक के फॉर्म में काफी फर्क होता है। हाँ। नुक्कड़ नाटक का जो मेरा अनुभव है, और मैंने भी किसी जमाने में सक्रिय था, आपको शायद पता भी हो, तो वहां पर दर्शक गोले में होते हैं और बीच में हमें नाटक करना होता है। हमें अपने एक्सप्रेशन को घूम घूम के दिखाना पड़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। स्टेज में तो सीधे सीधे संवाद, सामने दर्शक होता है और हमें वहां पर एग्जिट भी, एंट्री भी बड़ा, मतलब हम ट्यूनिंग कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक में तो बैक स्टेज तो कुछ होता नहीं है, मतलब हाँ, तो भीड़ में से कलाकार निकल के आ जाता है, फिर भीड़ में चला जाता है। और तत्काल वहां पर नुक्कड़ नाटक में तत्काल रिस्पांस भी मिलता है। नाटक अच्छा है तो अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, खराब है तो खराब रिस्पांस मिलता है। स्टेज पर मैं देखता हूं कि कंटेंट, डायलॉग डिलीवरी पर थोड़ा ज्यादा लोग तालियां बजाते हैं, या जो इमोशनल सीन होते हैं, है ना। हालांकि दोनों फॉर्म अपनी जगह पे जरूरी हैं। ब्रेख्त ने नाटक लिखे हैं तो स्टेज नाटक ही मोस्टली उन्होंने लिखे थे। और तो अब आप जरा मुझे बताइए कि आजकल की जो स्थिति है, एक तो इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद आपने देखा, उसके बाद से ओपन मार्केट का दौर शुरू हुआ, और धीरे 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 नुक्कड़ नाटक आंदोलन जो है वो थोड़ा छीण पड़ने लगा। और अभी जो कुछ नुक्कड़ नाटक जो तादाद में हो रहे हैं, वो पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए, या दहेज के लिए, या अभी मैं मतलब जब ये शुरू हुआ था कोरोना का, तो मैंने देखा हमारे शहर में ही वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और हाथ साफ करने के लिए ये नाटक लोग लेकर के आने लगे, और कोशिश ये रही लोगों की कि इसको सरकार स्पॉन्सर कर दे। तो लगता नहीं है कि एक तो नुक्कड़ नाटक का जो मेन फोकस है, मेन एम है, वो छीण हो गया है। और नुक्कड़ नाटक एक शौक के तौर पर या सरकारी आश्रय में वो काम करने लगे हैं। तो बट नेचुरल है, जो जब ऐसी स्थिति होगी तो उनकी मारक क्षमता भी कम हो जाएगी। आप कैसे देखते हैं कि आज के जो नाटकों की, नाटक या थिएटर की स्थिति क्या बन रही है? देखिए अरविंद जी, ऐसा है कि आपातकाल के बाद जो स्थिति थी, आपातकाल में जो नुक्कड़ नाटक हुए, आप देखेंगे पूरे देश में उसका असर दिखा था। जहां दिल्ली में सफदर हाशमी का जन नाट्य मंच जो है काफी सक्रिय था, वहीं पंजाब के गांवों में आप देखेंगे गुरु शरण सिंह लगातार नाटक लिख रहे हैं और कर रहे हैं।
गोरखपुर में भी क्या कहते हैं, बहुत सारी टीम जो है, संस्थाएं, लहर वगैरह नाटक दूर दूर तक कर रही थी। और उसी तरह बिहार में भी एक कम से कम 2 दर्जन संस्थाएं तो हमारी नजर में है, जो उस वक्त पूरे हिंदी प्रदेश की बात कर रहा हूँ, साउथ की या नॉर्थ ईस्ट की बात तो दूसरी बात है, वो लोग बहुत सक्रिय रहे हैं, गांव गांव में जाए, उन्होंने सवाल को उठाया। और ये सिलसिला कम से कम जो है आपको अगर देखें अगर, तो 76 से लेकर 85 तक अपने पुरा रहा। और ये केवल नाटक करने से लोगों में काफी चेतना का भी हम विकास देख रहे हैं। इसलिए अगर अगर असर नहीं पड़ता तो उन सबसे ज्यादा वही दौर है जब इन कलाकारों पर क्या कहते हैं, दमनात्मक कार्रवाई भी है, कई तरह के कलाकारों को केसों में फंसाया भी गया है। तो या जहां नाटक होता था पहले से ही पुलिस या एलआईयू के लोग दिखाई देने लगते थे और उनको डराने धमकाने की भी कोशिश की जाती थी। कई बार तो उत्तर प्रदेश में कलाकारों पर महिलाओं के साथ भी जो है बलात्कार भी हुए हैं, कुछ घटनाएं इसकी भी है। लेकिन जब उसके बाद हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ता को लगता है कि ये जो विधा है, इस विधा से इस पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे जनता के करीब की विधा है। और आज की नहीं, ये तो अगर आप देखें तो आजादी के पहले इप्टा के दौर में भी था हमारे, और उसके पहले भी अगर देखें तो जब भी किसी देश में, चाहे चीन में हो या रूस में हो, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई मजदूर किसानों की, तो ये आंदोलन किसी न किसी रूप में था, जर्मन वगैरह में। तो सत्ता के दमन का सबसे ज्यादा ही टारगेट ये बना नुक्कड़ नाटक। एक तो उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई की, फिर उसके बाद हुआ क्या कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें जो है फिर इन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि इस विधा को अपने फेवर में लाया जाए, और केवल सत्ताधारी पार्टी ही नहीं, जो बहुत सी जो राजनीतिक दल, दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनका भी यही प्रयास रहा कि जो बहुत ही क्रिएटिव काम हो रहा था नुक्कड़ नाटकों में, अच्छे अच्छे नाटक लिखे गए। आप देखिए जो उस दौर में लिखे गए, चाहे शिवराम का जनता पागल हो गई, या रमेश उपाध्याय ने चेखव की गिरगिट, जननाट्य मंच के हत्यारे, मशीन, गुरुशरण सिंह के जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, या और भी कई नाटक जो है मैंने देखा, तो वो जो चर्चित हुए और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसका हुआ, उसके बाद जो देख रहे हैं कि लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, बहुत सारे पार्टी के लोगों ने उसे एक पार्टी के रूप में इस्तेमाल शुरू किया कि उसका प्रचार के लिए। जब भी चुनाव होता था तो उन लोगों ने अपने नुक्कड़ नाटक की टीम को वो भेज देते थे गांव में, प्रचार कीजिए। और जब प्रचार करते थे वो लोग, तो मान लीजिए किसी पार्टी को, प्रतिपक्ष की हुई पार्टी क्यों न हो, तो क्या करता था, तो एजेंडे उनके सामने होते थे, तो एजेंडे वो सामने गांव में ले जाते थे। उसी को जो है सत्ताधारी लोगों ने किया। और आज स्थिति ये है कि मैं बताऊं कि दुख, बड़ा ही ट्रेजिक सीन है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो पार्टियां टेंडर लगाती है, टेंडर करती है, नुक्कड़ नाटक की सारी टीम को बुलाती हैं और एक तरह से टेंडर कहती है कि आप हमारा शो करेंगे, कितना रेट लेंगे आप। और जब वो जो तय हो जाता है तो उसके बाद उनका रेट फिक्स करते हैं। अक्सर सत्ताधारी वाला बहुत ज्यादा पैसा देते हैं इसमें जो है। तो धीरे धीरे इन लोगों ने, एक तो पार्टी इन लोगों ने उसको डिस्टॉर्ट किया, जो पहले मुक्त था। आप देखेंगे पहले के जो नाटकों में किसी पार्टी का प्रचार नहीं था, एक पॉलिटिक्स तो होती थी उनकी, उसमें जनता की पॉलिटिक्स होती थी, पीपुल्स राजनीति होती थी। लेकिन जो पार्टी की जो घोषणा पत्र को रखा जाने लगा, उसका फायदा अब उसका सत्ताधारियों ने ये ले लिया कि आपको पल्स पोलियो देखिए, या सरकार के बहुत आपके देखिए परिवार नियोजन संबंधी, इन सब सवालों को लेकर वो पैसा देने लगे बहुत सारे में। तो पैसा देने लगे तो धीरे धीरे कलाकार की बहुत बड़ी संख्या, चूंकि बेरोजगार तो थे ही, वो जज्बा भी नहीं रहा, पॉलिटिकल जो है उनको जहां से मिलती थी ऊर्जा, वो ऊर्जा भी खत्म हुई। तो धीरे धीरे वो लोग जो है ये सत्ता के शरण में जाने लगे। और अभी तो स्थिति ये है कि 95% या 90-95% अभी नुक्कड़ नाटक की जो टीम है वो इसी तरह के नाटक करती हैं।
आपको ऊपर से लगेगा कि हम जनता के काम कर रहे हैं, लेकिन इनके नाटकों में ये सवाल नहीं होंगे कि जो आज हमारे दंगे हो रहे हैं, किसानों का जो सवाल है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और किस तरह से कॉरपोरेट लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, ये नए नए जो सवाल आए हैं, माने जो 20-25 साल जो पहले नुक्कड़ नाटक की समस्याएं थी, वो अब दूसरे रूप में आ गए हैं। सांप्रदायिकता का रूप बदल गया है। आप देखेंगे युवा का अलग चिंतन हो गया है। ये सब विषय उठाने के बदले, अपने नाटकों में रखने के बदले, अधिकतर सरकार के सुधारवादी जो है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको रखे जाने लगे। कुछ लोग अभी काम कर रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों कुछ अरविंद गौड़ के नाटकों को मैंने देखने का मौका मिला उनके। तो उनके नाटकों में उन्होंने कुछ नए विषय भी लिए हैं और नए उन्होंने फॉर्मेट भी लिए हैं। क्या कहते हैं, जहां पहले 7-8 लोग नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक, अब वो 20-25 का भी इस्तेमाल करते हैं और वो केवल और प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो और भी जो पहले लोग नहीं करते थे, क्या कहते हैं, साज सज्जा, माने हाँ, हैंड प्रॉपर्टी, वो सब चीज का भी इस्तेमाल अब करने लगे हैं और एक नए संदर्भ में मैंने उनको नाटक करते दिखा। लेकिन ये संख्या कम है, इसमें कोई शक नहीं। आज बहुत बड़े बड़े सवाल हैं हमारे सामने कि उन सवालों को लेकर नाटक किया जाए, लेकिन नुक्कड़ नाटक ही क्यों कहें, आज मंच नाटक भी तो लीजिए ना। मंच नाटक का भी जो आप देख रहे हैं कि माने इमरजेंसी आपातकाल के बाद या इमरजेंसी माने देश की आजादी के बाद जो हमारे नाटकों का जो एक रहा है, जो है स्वर रहा, 70 के बाद और तेज होता है। 70 के बाद के नाटकों का, बादल सरकार जहां अपने नाटकों में पूरी व्यवस्था को भोमा के द्वारा, जुलूस के द्वारा वो पूरा जो है लाने की कोशिश करते हैं, पूरा आदिवासी की लड़ाई को लाने की कोशिश करते हैं। जहां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों में हम देखते हैं अब गरीबी हटाओ, लड़ाई, ऐसे कई नाटक में उनके हैं। तो वो सारा स्वर जो था, वो धीरे धीरे जो महाभोज का जो स्वर था, जो लोक कथा ऐसे नाटकों का स्वर था, कोर्ट मार्शल आप देख रहे हैं 1990 आसपास, वो सारे जो है उसके बाद लोगों का स्वर बदल गया। जब लगा कि ये तो मंच नाटकों से भी काफी क्या कहते हैं लोगों पर असर आ रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नाटकों पर जो प्रतिबंध लगे हैं, 90 के बाद प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं सब जो है। और सरकार ने वही काम किया जो नुक्कड़ नाटक के लिए किया था, वही इन्होंने मंच नाटकों के लिए किया। उन्होंने 2 स्तर पे काम किया। एक तो इंडिविजुअल स्तर पर ग्रांट देने शुरू कर दिए और दूसरा इन्होंने रिपेटरी की संस्था को बहुत पैसा देना शुरू कर दिया। और ये सिलसिला जो चला है अभी पिछले 10 वर्षों से, और इतना पैसा लोगों को दिया गया है छोटे छोटे शहरों में, और क्या कहते हैं व्यक्तिगत ग्राउंड में, क्या कहते हैं ग्रांट, ऐसा उस ग्रांट ने लोगों को बहुत ही क्या कहते हैं रंगमंच करने वालों को बहुत ही अवसरवादी बना दिया है। तमाम वो क्या कहते हैं दूसरे जो राजनीति में जिस तरह से दोष देखते हैं, अवसरवादिता देखते हैं, वो सारा कुछ अब जो है मंच नाटकों में आपको दिखाई देगा। और इसलिए जब सरकार के एजेंडे पर जब नाटक होगा तो निश्चित है कि हमारा जो वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल हमारे सामने नहीं आएंगे, हमारे सवाल बदल जाएंगे। जो सीधे टकराने के बदले सीधे आप जो है विदेशी कहानियों में चले जाएंगे, है ना, मैथोलॉजी में चले जाएंगे, ऐतिहासिकता में चले जाएंगे, और असली जो सवाल है, हाँ असली बहुत सारे सवाल हैं, मैंने वो तो हम देख रहे हैं, चाहे वो किसान का सवाल हो, मजदूर का सवाल हो, मजदूर का बुनियादी लड़ाई एकदम उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया है। तो ये सवाल धीरे धीरे आज आप देखेंगे प्रोसिनियम से भी गायब हो गया है और नुक्कड़ों पर भी जो है जो धार थी। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 15-20 साल से कोई ऐसा नुक्कड़ नाटक ऐसा नहीं आपके सामने आया हो जो पूरे देश में खेलते हो। पहले लोग गुरु शरण सिंह के जो नाटक होते थे पूरे देश भर में खेले जाते थे। गड्ढा नाटक निशांत जो करता था पूरे देश भर में खेले जाते थे। हाँ, तो इसलिए जो है हत्यारे देश भर में होते थे।
आज ऐसे नाटक, नुक्कड़ नाटक हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है। लोग इम्प्रोवाइज करके लोग कर ले रहे हैं, तात्कालिक चीजों को लेकर कर रहे हैं, 2 दिन में तैयारी में कर रहे हैं, इसलिए उनका कलात्मक और सौंदर्य पक्ष भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हाँ जी। स्टेज नाटक में सुधार की क्या गुंजाइश बन सकती है? देखिए, स्टेज में जो सुधार की जरूरत है, तो हमें 2 तरह से सुधार करने की जरूरत है। एक तो क्या कहते हैं, जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा कथ्य के आधार पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर आधार पर लें, तो आजादी के बाद के कुछ दिनों में जो एक एक प्रोजेक्ट के तहत जो ऑडिटोरियम जगह जगह बनाए गए थे, हाँ, रविंद्र भवन, रविंद्रालय पूरे देश में उन दिनों एक क्या कह सकते हैं कि एक योजना के तहत बनाई गई थी, वो उसका ज्यादा प्रसार प्रचार नहीं हुआ। इसलिए आप देखेंगे, अब छोटे शहरों में कोई नाटक करना चाहेगा, अगर मान लीजिए, बड़े शहरों में तो बहुत मुहैया किए गए हैं, ऑडिटोरियम बहुत सारे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए नाटक की कोई परेशानी नहीं है। बॉम्बे में भी बहुत हैं, दिल्ली में भी बहुत हैं, और शहरों में भी हैं। लेकिन उन शहरों का क्या होगा जो, जैसे बक्सर हो गया, डूंगा हो गया, आरा हो गया, दरभंगा हो गया, आपको छपरा हो गया, उत्तर प्रदेश में लें तो लखीमपुर खीरी हो गया, आपको क्या कहते हैं, बाराबंकी हो गया, अलीगढ़ हो गया। इन सब शहरों की एक अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, आप देखेंगे कि सरकार की न कोई नीति है, कि जहां बड़े बड़े मॉल कुकुरमुत्ते की तरह शहरों में उगने शुरू हो गए, छोटे छोटे शहरों में भी जो है, लेकिन ऑडिटोरियम जो है चाहिए लोगों करने के लिए। कोई अगर आदमी चाहे स्टेज थिएटर में, तो कहाँ करेगा वो? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो सरकारी संस्थान द्वारा जो पढ़ाई हो रही है, उनको जो बताया जा रहा है, उनको जो 2-3 साल में ट्रेनिंग करके जो भेजा जा रहा है, उसमें उनकी प्रायोरिटी जो रहती है, वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, बुर्जुआ रंगमंच ऐसा तैयार करते हैं। कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा मंच होना चाहिए 30x30 का, ढेर सारे लाइट होनी चाहिए, कंट्रोल करने के लिए आजकल पूरा डिजिटल लाइट और एलईडी लाइट का अंबार होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ड्रामा करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है, और लोग के करीब जाने की जरूरत है ना? तो क्या कहते हैं, लोग के जब पास जाएंगे, तो हमें मंच की जो है, मंच हमें डराएगा नहीं कि हमें मंच है ही नहीं। तो हमें अब ड्रामा के जो है फॉर्मेट में, कि हम कहीं भी नाटक कर सकें, हम चाहे स्कूल में कर सकें, गांव के स्कूल में कर सकें, चौपाल पे कर सकें, ऐसे फॉर्मेट जो है हमें उसके लिए तैयार होना होगा। और जरूरी नहीं कि लाइट का तमाम जो ताम झाम हमें जो महानगरों में मिलता है उसे भी लाया जाए, क्योंकि अब नहीं मिलने वाला, क्योंकि लाइट बहुत महंगा हो गया। अगर आप भाड़े पे कहीं मंगाएंगे लाइट, अगर तो 20-25-30 हजार से ज्यादा ही लगेंगे, जान लीजिए, अगर मंगाने में कहीं से ढो कर लाएगा उन सब चीजों को लेकर। तो हमें लगता है कि हाँ, अब पेट्रोमैक्स वाला भी जमाना नहीं रहा, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो अब जो है कि चाहे तो हम बहुत से लाइट के द्वारा जो उपलब्ध हैं, क्या कहते हैं, उन उपलब्ध लाइट के द्वारा, क्या कहते हैं, हैलोजन के द्वारा, या 200 वाट के द्वारा, या 1000 वाट के द्वारा, इनके सहायता से भी हम एक मंच को हम अच्छा और मजबूत कर सकते हैं। जहां पर ब्रेख्त का भी अगर लें, अगर उनका जो थिएटर है, तो वो थिएटर में तो कहते हैं कि जनता को साफ दिखाने की जरूरत है, ज्यादा नकली दिखाने की जरूरत नहीं है। जबकि बड़ा शहर देखिएगा, वो पूरा धुआं का इस्तेमाल करते हैं, वो मायावी रचने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं, तिलस्म उत्पन्न करते हैं बहुत सारे द्वारा, लाइट के द्वारा। तो फिर उसकी जरूरत क्या है? बस हम सिनेमा से कंपटीशन तो हमारा है नहीं। तो इसलिए एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे कह रहे हैं। दूसरा जो है, विषय के आधार पर, विषय के आधार पर हमें क्या कहते हैं, देखना होगा।
जनता के बीच जाना होगा, कौन कौन से विषय हमारे बहुत मौजू हैं, तलाशने की जरूरत होगी। हम महानगर में रहकर तय नहीं कर सकते कि कौन सा नाटक आज ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए जिस तरह से लॉकडाउन के बाद किसान जो है, मजदूर जो है, मजदूर जो लौटे हैं धीरे धीरे जो है लौट रहे हैं, वो 40 दिन में आज के दिन भी लौट रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा रंगकर्मियों के सामने सवाल खड़ा करेगा कि ये किसान जो है, किसान ही मजदूर के रूप में जाकर शहर में गए थे, अब क्या लौट कर आने के बाद वो क्या सोच रहे हैं। जिस वो सपने को लेकर गए थे, वो सारे सपने उनके चूर चूर हो गए। खाली हाथ गए थे और खाली हाथ क्या हो बल्कि कर्जों में लद कर आ गए। तो ये एक नए नए ये विषय आ रहा है हमारे सामने जो है। आज चाहे हम एक महामारी के नाम पर जिस तरह से हम लोगों में वर्गभेद देख रहे हैं और वर्गभेद की जड़ में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जिस तरह से हजारों साल की हमारी जो एक अस्पृश्यता का जो भावना था, डर तो ये भी है कि कहीं जो पहले हमारे समाज में जो बैठा हुआ था, दबा हुआ था, अभी फिलहाल के दिनों में कहीं वो फिर से सोशल डिस्टेंसिंग फिर से कहीं न कहीं दूसरे रूप में निकलना शुरू हो जाए। फिजिकल डिस्टेंसिंग तो का एक समझ में आता है तर्क, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से हो रहा है, तो अभी तो ये डिस्टेंस 1.5 मीटर का कर रहे हैं, लेकिन कल तो सोशल डिस्टेंसिंग ये भी आ सकता है कि हमारे क्या कहते हैं वर्ग का डिस्टेंसिंग, जाति का डिस्टेंसिंग, ये सारे हमारे सामने आएंगे। इसलिए जो है हमें लगता है कि ऐसे विषय को तलाशने की जरूरत है, नए नए विषय। और क्या कहते हैं, जब उसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे, है ना, उनके बीच उठेंगे बैठेंगे, तब मुझे ऐसे विषय आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज और देखी गई है कि जिस तरह से थिएटर का वो किया गया है, व्यवसायीकरण किया गया है, जिसमें ग्लैमर डाला गया है, तो मोस्टली जो कलाकार हैं वो थिएटर को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने की सोचते हैं कि अभी हम 2-4 थिएटर कर लेंगे, उसके बाद से हम फिल्मों में चले जाएंगे, छोटा मोटा रोल। आजकल जो क्या कहते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारे घूम रहे हैं इधर उधर, वो नाटकों के कलाकारों को लेकर के छोटा मोटा रोल 400 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1200 में दे देते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली वो कलाकार। तो एक तो ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि ग्लैमर के बगैर अगर किया जाए स्टेज नाटक तो वो कारगर साबित हो सकता है। ऐसा है कि देखिए जो थिएटर कर रहे हैं वो रोजी रोटी, ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी वहां से नहीं पैदा हो सकता है। बाकी आखिर आप देखेंगे पहले अगर लोग मने में ही जाए, भिखारी ठाकुर जो है कई सालों तक उनकी मंडली चलती रही और मंडली में पूरा उनके खाने का जो कलाकार जुड़े होते थे उनके खाना पीना सबका इंतजाम होता था, है ना। तो या पारसी थिएटर में भी बहुत सारा होता था। अभी क्या हो रहा है कि लोग समझते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है, ये लोगों के दिमाग में ऐसा बसा हुआ है, लेकिन एकदम ये बिल्कुल सही या 100% सही नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अगर देखें कि जिनका परिवार ही थिएटर से चल रहा है, करोड़ों रुपए का बजट सरकार के पास है और ग्रांट ये सब लोग बट रहे हैं और पूरा वो उनकी जिंदगी गुजर जा रही है। ये दूसरी बात है कि वो सारा जो वो पैसा है, ग्रांट है, उसका ठीक से विभाजन नहीं होता है या ठीक से लोगों को वितरित नहीं होता है। कुछ वो महानगर के लोगों के बीच ही जाकर फंस जाता है ना। कुछ नए नए देखिए, अभी देखिए हाल के दिनों में जो पहले नहीं था, अब बहुत सारे हर स्कूल में अब धीरे धीरे नाटक के जो टीचर की जरूरत भी पड़ने लगी है।
महानगरों में तो बॉम्बे दिल्ली में नाटक के पढ़ाई भी होने लगी है। लखनऊ में कई स्कूलों में नाटक की पढ़ाई होती है और वो जो इन सरकारी संस्थानों से, नाट्य संस्थानों से निकले हुए रंगकर्मी होते हैं उसमें बहुत ही काम कर रहे हैं। बॉम्बे में भी कई हम लोगों को देखा है, कई लोगों को हमने तो देखा है कि छोटे शहर में शाहजहांपुर में भी जो है कई ऐसे कलाकार हैं जो लगातार स्कूलों में जा रहे हैं, उनको बच्चों को सिखा रहे हैं, वर्कशॉप ले रहे हैं और वर्कशॉप लेकर उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनसे परिवार चल रहा है, वो सम्मानपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, अगर आप जो है रातों रात सोचते हैं कि 3 महीने के ट्रेनिंग देकर, आजकल बड़े शहरों में खूब हो रहा है कि 1 महीना प्रशिक्षण ले लें, 2 महीना का प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद जो है प्रशिक्षण का संस्थान जो कराती है उसका एक स्टाम्प लग जाता है कि मैंने तो वहां से ट्रेनिंग लिया है। उसके बाद बॉम्बे चले जाते हैं। उनके पास गहरी जानकारी नहीं होती है, न थिएटर को होती है न सिनेमा की। अब सिनेमा के मीडिया में गए हैं तो सिनेमा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वहां पर वो बिना सिनेमा की जानकारी होने के कारण जब वो जाते हैं तो वहां पर उनको कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है और उनकी देखेंगे आप तो उनकी हैसियत जो है मजदूर की तरह ही हो जाती है। जो मजदूर जो है आपको बड़े शहरों में रोज 10 बजे चौराहों पर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जरूरत होती है जिनको ले जाते हैं। बॉम्बे में अभी वही हाल हो गया है। कोई भी आदमी 2 महीना 3 महीना सीख लिया, उसके बाद सीधे बम्बई का रुख लेता है और वहां पर स्ट्रगल के नाम पर जो है वो इस ऑफिस से उस ऑफिस जाते रहते हैं। उन्हें न सिनेमा के साहित्य से जानकारी होती है सिनेमा का, न सिनेमा के व्याकरण की जानकारी होती है। वो एक कलाकार के रूप में जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा की इंडस्ट्री वालों को एक सिनेमा बनाने के लिए, एक इमारत बनाने के लिए जैसे घर जरूरत होती है बहुत से मजदूर की, तो उन्हें भी एक सिनेमा के लिए, भीड़ के लिए, क्राउड के लिए, 1 दिन के रोल के लिए, 2 दिन के रोल के लिए, इस तरह के लिए वो जैसा उनका फेस होता है वो फेस के अनुरूप रख लेते हैं। बाकी मुख्य जो चरित्र होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं, वो तो देखिए उन्हीं को रखते हैं जिन्हें लगता है कि इसका एक बाजार है, जिन्हें जिन्हें अपने जिनके जो काम के बारे में दक्ष हैं, कार्यकुशल हैं अभिनय को लेकर, उन्हीं को रखते हैं। इसलिए होता का परिणाम क्या होता है कि 6 महीना के बाद, 7 महीने के बाद लौटने शुरू हो जाते हैं कलाकार। अभी देखिए मैंने देखा है, मेरे कई जान पहचान के लोग, ये कोरोना के कारण जो है कलाकार जो आ गए हैं अब वो नहीं लौटने वाले। वो कह रहे हैं कि अब हम लोग नहीं लौटेंगे, कम से कम 6-7 महीना तो देखेंगे, क्योंकि 6-7 महीना अभी कोई बॉम्बे में काम नहीं होने वाला है। वो अपने घर आ गए हैं, कुछ लोगों ने तो दुकानें भी खोल ली हैं उस तरह का। तो इसलिए जो है चाहे वो नाटक हो चाहे सिनेमा हो, दोनों के क्षेत्र में क्या कहते हैं दक्षता तो बहुत जरूरी है और दोनों के जीवन में क्या कहते हैं सुख सुविधा और जीवन यापन की संभावनाएं हैं। आपको बहुत से आपको मिलेंगे अभी भी कलाकार जो गांव में जो लोक कलाकार हैं, दिन भर वो खेती करते हैं और शाम को नृत्य करते हैं। कोई नौटंकी करता है, कोई आपको बहुत से धोबिया नाच जैसे ऐसे शब्द, बहुत सारे जाति के आधार पर बहुत सारे नाम हैं, उस नाम से संबोधित भी किए जाते हैं। वैसे वो नृत्य भी करते हैं, नाटक भी करते हैं, उनके जीवन यापन चलता है, उनके सामने कोई समस्या नहीं है, कलाकार तो वो भी है। तो इसलिए जो सिनेमा का चकाचौंध में वो जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपनी पूरी तैयारी से अगर नहीं जाएंगे तो क्या कहते हैं उनको मुकाम नहीं मिल सकता है। एक बात ये बताइए कि जैसे कि एनएसडी है या जैसे कि पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, क्या ये कलाकार अच्छे पैदा कर सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर ये पैदा कर सकते हैं, या जो हम लोग पहले सोचते थे कि भाई जितना करोगे उतना ही सीखोगे? इस पर आपकी क्या राय बन रही है? हाँ, देखिए हमारे बहुत सारे नाट्य संस्थान से
मैं जब शाहजहांपुर में था तो मैंने लड़कों को नाटक कराने के साथ साथ मैंने लड़के कहते भी थे कि सर हमें इन संस्थानों में भी जाना है, तो मैंने उस ढंग से भी तैयारी कराई थी मैंने जो है उनको। लेकिन विश्वास करेंगे कि ये लड़के चाहे वो 3 साल एनएसडी सीख के आए या कुछ एफटीआई से भी सीख के आए वहां लोग, और बीएनए से तो कई लड़के हमारे यहाँ से आए। मैंने देखा वो तकनीक पक्ष तो सीख लेते थे सब, है ना। तकनीक पक्ष में भी जो उनके कोर्स में होता है ना। जैसे आप देखेंगे इंजीनियरिंग वगैरह में, आप देखेंगे जो कोर्स में होते हैं, अगर अगर उसका बहुत डिवोशन नहीं है उसका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उसे नौकरी पाना ही उसका उद्देश्य होता है, तो क्या करेगा वो पढ़ लेगा, नंबर भी बहुत सारे आएंगे, और पता चला कि जब पढ़ के निकल के आ गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया उसने और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया, उसपे जो सारा जो है, तो जहां पर उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, या आईएम में चला गया, मैनेजमेंट में चला गया। तो आप देखेंगे कि ये लोग जो है जिनका उद्देश्य नहीं होता है, तो वो लोग 3 महीने 3 साल सीख के आने के बाद भी जो है वो एक टेक्निकलिटी तो सीख लेते हैं, है ना, कि लाइट कैसा होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होगा, क्या कहते हैं ब्लॉकिंग कैसी होगी, उसका क्या कहते हैं म्यूजिक कैसा भी हो सकता है। लेकिन क्रिएटिविटी जो है, होता क्या है कि इन संस्थानों में एक बहुत ही मैकेनाइज ढंग से पढ़ाई जाती है। वो उनके जो कोर्स जो होता है उनका बहुत ही स्टीरियो टाइप का होता है। वो कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि जनता के बीच में जाइए, जनता को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे आप देखेंगे पेंटिंग में वो जो उनको रोज फर्स्ट ईयर के जो लड़के होते हैं उनको टीचर कहता है कि आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहां चले जाइए और वो ऑब्जर्व कीजिए और उनको फोटो बना के ले आइए। उस तरह से थिएटर में आप देखेंगे वो एक जो इनका गेम होता है, वही खेल रहे हैं गेम, ये सब सारा जो होता है उनका जो है ऑब्जर्वेशन के नाम पर कहेंगे कि ऑब्जर्व कीजिए, एक दूसरे को ऑब्जर्व कीजिए। वो बहुत कम उनका जो है वो प्रेरित करते हैं कि आप ऑब्जर्वेशन के लिए लोगों के बीच जाइए। जैसे मान लीजिए गोदान नाटक कर रहे हैं, तो उनके बीच जाइए, गांव में देखिए किसानों की क्या स्थिति है, 6 महीना रहिए, 1 महीना रहिए, 15 दिन रहिए, हाँ, वहां रख के देखिए कि उनका क्या कॉस्ट्यूम है, क्या बोलते हैं, बोली में कितना उनकी देशज भाषा है ना, शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि लोकल भाषा में बोलते हैं। ये सब जब चीजें इस पे जो उनका जोर नहीं होता है, और जो समाज में जो घट रहा है, कुछ भी घट रहा हो चाहे, है ना, अगर मान लीजिए किसान सुसाइड कर रहा है या दंगे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, वो दंगे कराने वाले कौन है, किस तरह से राष्ट्रवाद के बहाने किस तरह से लोगों के अंदर एक नए तरह का क्या कहते हैं धार्मिकता भरा जा रहा है, ये सब नए विषय हैं। पहले वाला 20-25 साल पहले जो कम्युनलिज्म पर जो ड्रामा है, आज ड्रामा नहीं क्या कहते हैं यथार्थ चित्रण होगा। किस तरह से मॉब लिंचिंग ऐसा विषय, कौन करा रहा है मॉब लिंचिंग, उसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है, तो इसको तलाशने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि इन सब विषयों को से परहेज करते हैं सरकारी संस्थान, जैसे सरकारी विभाग का हाल है कि वो इन सब विषयों से बचने की कोशिश करते हैं, तो इन सब सवालों से टकराने के दिशा की तरफ वो ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो वही उनका जो क्या कहते हैं उन तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे कि आप क्लासिक की तरफ जाइए, चाहे शेक्सपियर जाइए, चाहे कालिदास जाइए। ये नहीं कह रहे हैं कि उधर जाना नहीं चाहिए, जाना वहां भी चाहिए, जानने की जरूरत है, लेकिन ये भी तो जाने कि शेक्सपियर अपने वक्त में जो है कैसे फ्यूडलिज्म पर अटैक कर रहे हैं। उस तत्व को कौन बताएगा आज जो हमारे समाज में फ्यूडलिज्म है। हाँ, जब वो मॉलियर तारतूफ के बहाने कम्युनलिज्म पर अटैक करते हैं, धार्मिकता पर अटैक करते हैं, जो अंध धार्मिकता है,
तो वो आप उनको बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि आज हमारे समाज में किस तरह से अंध धार्मिकता, कट्टरता घुस गई है, किस तरह से मौलियर उन पे अटैक करते हैं। तो आज के विषयों को नहीं उठाएंगे और बस वही मौलियर को करेंगे या क्या कहते हैं ब्रेक्ट को उसी रूप में कर देंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी कल्पनाशीलता को कहीं ना कहीं ये लोग रोक देते हैं, डरा भी देते हैं कि ऐसे आप विषयों को करेंगे तो आपको न भविष्य में ज्यादा लोग पसंद करेंगे, न सरकारी ग्रांट मिलेगा, न सरकारी सहयोग मिलेगा, और ज्यादा आपके क्या कहते हैं आप लोगों से एक बैर पाल लेंगे। इसलिए लोग कोई भी स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं चाहता। जो 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 निकल के आ रहे हैं लोग, वो लोग एकदम बंधे बनाए फ्रेम में है, उस फ्रेम को कोई तोड़ना नहीं चाहता है। वही एफटीआई के लोगों के साथ भी है। अपवाद को छोड़ दीजिए, अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन जहां पर हॉलीवुड में बड़े बड़े, या आप तमिल फिल्मों में देख लीजिए, आज नए नए सवालों को लेकर आ रहे हैं सब जो है। जब हम अभी हाल के फिल्म में जिसको ऑस्कर मिला पैरासाइट को देखते हैं, या पिछले क्या कहते हैं साल के ऑस्कर के ग्रीन बुक को देखते हैं, क्या वैसे सवाल हमारी फिल्मों में है? ग्रीन बुक में नस्लीय सवाल को जबरदस्त ढंग से उठा रहा है वहां के फिल्मकार ने, या पैरासाइट में साउथ कोरिया के डायरेक्टर ने, जो हमारे समाज में जो क्लास है, अमीर और निचला तबका के, एक बहुत बड़ा तबका है, पैसे वाला है, उसके लिए मौसम किस तरह से एक मजाक बनता है। जो ऐसे ऐसे विषय हमारे समाज के, आज हमारे देश में ऐसे करने से लोग बचने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, इसमें पैसा लगाने से हमारा क्या कहते हैं रिकवरी नहीं आएगी, हमारा जो है क्या कहते हैं बिकेगा नहीं। इसलिए इन संस्थानों में अधिकतर लोगों को ऐसा बना दे रहे हैं कि वो सोच का दायरा उधर लाने की कोशिश के बदले वही जो फॉर्मेट चला रहा है उसी में चलता रहता है उनका। आखिर में एक सवाल है, अभी आजकल महामारी का प्रकोप है काफी, और लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं ये सब लॉकडाउन कब खत्म होगा, अगर खत्म होने के बाद भी वो दफा 144 हटाएंगे नहीं हटाएंगे। तो क्या आपने सोचते हैं कि हम लोगों को अपने नाटक को प्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा माध्यम खोजना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आपकी क्या राय बन रही है इस पे? देखिए अभी जो लोग कह देते हैं कि क्वारंटाइन में अब तो कला दम तोड़ देगी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 6 महीना तक जो है बॉम्बे के सिनेमा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर 6 महीना तक कोई फिल्म का मामला नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए जहां खत्म होगा कोरोना हम लोग वापस लौट जाएंगे, क्योंकि जितने बड़े कलाकार हैं जिन पे फिल्में बिकती हैं वो कभी रिस्क नहीं लेंगे, है ना, कि 100-200 लोग यूनिट के साथ हम काम करें। उन्हें डर है ना, कहने कि ये लोग कलाकार प्रचार में विज्ञापनों में कुछ कहें, लेकिन 6 महीना तक कोई शूटिंग पर आने वाले बड़े कलाकार नहीं आने वाले हैं। तो हम लोग रंगकर्मी है, हम लोग को अपने ढंग से सोचना पड़ेगा कि क्या हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रांट और सरकारी पैसे से पर चलने वाले, वो अपने शरीर को ढीला कर दिया है इन्होंने, जो है क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। हाँ, और बल्कि आलोचना पक्ष ज्यादा रखा है। आप देखेंगे कुछ नए नए इन्हीं में से निकल के आया है। मुझे इस संदर्भ में मार्केज का उपन्यास वो याद आ रहा है, लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, है ना। पर कॉलरा के समय में क्या कहते हैं, क्या प्यार किया जा सकता है, उस उपन्यास में सवालों को उठाया गया है। तो मुझे भी ऐसा लगता है इसके तर्ज पे, क्या कोरोना के दिनों में रंगमंच हो सकता है, या होगा तो कैसा होगा, ये तो ये सवाल है। और देखिए जिस तरह से कोई काल हो प्यार खत्म नहीं होगा, उसी तरह से थिएटर जो है कैसी भी स्थिति हो, चाहे आप कोई दमन कर ले, तब तो ड्रामा तो रुका नहीं।
बहुत से शहरों में, बहुत से मुल्कों में तो सिनेमा रोक दिया गया, लेकिन सिनेमा फिर भी बनाया लोगों ने। घर में सिनेमा बनाया, ईरान इराक में ऐसे लोगों ने घर में शूट कर करके जेल में रह के फिल्में बनाई लोगों ने। अब ये तो बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है। किसी आदमी को आपने जेल में डाल दिया, वो जेल में फिल्में बना रहा है वो। तो हम तो घर में हैं मान लीजिए, तो हम कैसे कह देंगे कि नहीं हम चुप रहेंगे। देखिए नए नए फॉर्म आए हैं और हम लोगों को सीधे कंडेम भी नहीं करना चाहिए। अभी देख रहे हैं आपको कि पूरे देश में जो है क्या कहते हैं, पहले शुरुआत अस्मिता ने की। उसने क्वारंटाइन थिएटर फेस्टिवल नाम से उसने किया और अभी भी चल रहा है। 44-45वां दिन शायद है और उनका लगातार वो कर रहे हैं वो लोग। जो लोग हैं अपने घर में बैठे हुए हैं और जो उन्होंने इसमें अस्मिता के निर्देशक अरविंद गौड़ ने जो अब तक नाटक उन्होंने किए थे, तो उस नाटक का इन्होंने क्या कहते हैं रोज एक लाइव करते हैं, अपना रिकॉर्डिंग पहले से जो है उनके पास आर्काइव में जो रखा है बचाकर, उन्होंने रोज प्रसारण करते हैं। और जो कहते हैं कि नहीं इसको कौन देखेगा, मैं चकित रह गया कि एक-एक उनके क्या कहते हैं रोज 3-3 हजार लोगों ने देखा है। इनसे प्रेरणा पाकर एक शिकागो की मंडी थिएटर एक संस्था है, उन्होंने संपर्क किया, हमसे भी संपर्क किया और उसके बाद मैंने कई लोगों का उनको दिया। तो उन्होंने शिकागो से शनिवार इतवार अमेरिका में 2 दिन छुट्टियां रहती है, तो उन्होंने ये इसी तरह का फेस्टिवल शुरू किया। तो उन्होंने बहुत से भारत के बहुत सारे नाटक मंगवाए और अपना भी नाटक था। उन्होंने शनिवार इतवार को प्रसारण उसका शुरू किया और वो कह रहे थी कि इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 3,000 4,000 लोगों ने देखा और आप देखेंगे कि उसी तरह से हमारे देश में भी आप देखिए, जब कहानी कोरोना को लेकर कोरोना के दिनों में कविताएं लिखी जा सकती हैं, बहुत सारे कवियों ने कविताएं लिखी हैं और कविताएं सुनाई जा रही हैं। कौशल किशोर जी ने कोरोना काल में कविता इस सीरीज के तहत 3 बार उन्होंने लगातार इसका प्रसारण किया और कई कवियों की कविताएं उन्होंने उसका पाठ किया। और वही नहीं, देश में अब देखें अशोक वाजपेयी भी कविता लेकर आ रहे हैं और भी कई कवियों को मैं देख रहा हूं कि फेसबुक पर उनकी कविताएं कोरोना को लेकर आ रही हैं। कुछ कहानियां भी लिखी जा रही हैं। पंकज मित्र की कहानी अभी एक फेसबुक में ही पत्रिका में शायद डाला होगा, तो साइट्स के अनुसार कोरोना पे कहानियां भी लिखी गई हैं। तो कहानी लिखी जा सकती है, कविता लिखी जा सकती है, तो नाटक तो एक ऐसी विधा है जिसके बारे में भरत मुनि का कहना है कि दुनिया की तमाम कलाएं, कौन ऐसी कलाएं हैं जिसका समावेश नहीं है रंगकर्म में। तो रंगकर्म में है तो हम उसमें कई चीज, उसमें हम सिनेमा को या डिजिटल मीडिया को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। उसमें डिजिटल भी आएगा ना, पेंटिंग आ सकती है, स्थापत्य कला आ सकती है, वस्त्र कला आ सकती है, लाइट आ सकता है। तो ये तमाम जब विधाएं आ सकती हैं तो मोबाइल के द्वारा खींची हुई चीजें हो गई। आज देखिए घर में बैठकर बहुत लोगों ने को एक फिल्म ऐड दिया है लोगों ने, फिल्म के कलाकारों के और भी दूसरे लोगों ने कोरोना के सपोर्ट में, कहीं बाहर शूट नहीं किया इन्होंने। हर लोगों ने अपने घर में ही शूट कर करके छोटे छोटे क्लिपिंग देख के फिर उसको एडिट करके डाला गया है। तो ऐसा जो है थिएटर में हो रहा है। आप देखिए भास्कर झा हैं, भास्कर झा देखा मैंने वो इन्होंने ड्रामा आपने लाइव किया है, ड्रामा वो सेट लगाए हैं या और भी बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि इस प्रक्रिया में आ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपने घर में घर से एकल के प्रस्तुति शुरू करते हैं। एक मोबाइल, आजकल तो हमारे पास मोबाइल एक बहुत ही एक जनसाधारण चीज है, बड़े लोगों से लेकर मजदूर तक के पास भी है। तो क्यों नहीं हम इस्तेमाल करें उनके द्वारा जो है। जब और लोग इसको द्वारा जूम के द्वारा पढ़ाई हो रही है तो हम इसको नाटक भी कर सकते हैं। एक कमरे में भी हम नाटक एकल कर लें। क्या कहते हैं अभी क्या बॉम्बे में मनीष मुनि ने अशफाक राम एकल को पाठ किया, 1.25 घंटे तक पाठ किया, एक्टिंग के साथ किया अपने कमरे में। तो ये नए नए फॉर्मेट तो आएंगे।
हो सकता है कि 50 लोगों वाले ड्रामा नहीं हो पाएगा। 50 लोग तो कमरे में, मान लीजिए एक कलाकार कोई है, 2 कलाकार कोई है, तो 2 कलाकार क्या कहते हैं, नाटक करेगा। या मान लीजिए लॉकडाउन में थोड़ा-सा हमें हल्कापन आएगा, तो 4 लोग एक कमरे में छत पे बैठकर शूट करके हम उसे कर सकते हैं। और हमें तो इस विधा का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, लाइव का जो हमारे पास जो है आजकल फॉर्मेट है, तो लाइव के द्वारा अपने नाटकों को कुछ अंश पेश करें। अभी सतीश आनंद ने जो बहुत पहले इन्होंने कला संगम में पटना में किया था, नाटक के टुकड़े उन्होंने लाइव प्रस्तुत किया। तो ये सब नाटक का ही रूप है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह ब्रेस्ट ने हिटलर के समय में, नाजीवाद के समय में एक-एक, दो-दो पेज के नाटक लिखे और किए। 2 पेज के नाटक, खौफ की परछाइयों में सारे वो नाटक संकलित हैं। 2 पेज के हैं, 3 पेज के हैं, 4 पेज के हैं। तो 4 पे कोई-कोई तो 1 आदमी का है, कोई 3 आदमी का है। तो ऐसे नाटकों को हम चाहें अगर, तो आराम से खौफ की कहीं परछाइयां तो शायद 2 ही कलाकार हैं उसमें। खौफ की हाँ, परछाइयां हाँ, हाँ, शायद, हाँ। हाँ, जहाँ तक हाँ। मुझे याद है। बहुत बहुत से ऐसे नाटक हैं। और वही नहीं, हम बहुत से अब कहानियों में जाएँ, हिंदी कहानियों में, है ना? आप अमरकांत की हत्यारे जो कहानी है, वो भले 3-4 लोगों कैरेक्टर की कहानी है, लेकिन 2 लोगों के द्वारा वो बहुत आराम से किया जा सकता है, घर में किया जा सकता है। हम ऐसे तलाशेंगे तो 2 लोगों के बातचीत को लोग, जो फॉर्मेट है कहानी के रूप में, ऐसी कई कहानियाँ हैं और उनको हम इसके द्वारा हम तो दिखा सकते हैं। और अभी ज़रूरत भी है, मुझे लगता है कि अभी रंगकर्मियों को जो अभी जो पीरियड चल रहा है, कोरोना का जो पीरियड है, उस पकड़ने की ज़रूरत है। अभी संजय कुंदन की जो कविता है, लाजवाब कविता है, मज़दूर जो लौट रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। मुझे तो लगता है कि रंगकर्मियों को भी इस पे लिखने की भी ज़रूरत है। जो अभी जो हम जो देख रहे हैं समाज में, कि जहाँ एक तरफ मज़दूर अपने घर को लौट रहे हैं और ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये क्या कम ड्रामा है? इस ड्रामा की इमेजेस को, बिंब को हम अपने नाटकों में उतार नहीं सकते? और नाटक करने की नहीं, मुझे लगता है कि इस पीरियड को नाटक में भी उतारने की ज़रूरत है। एक नाटककार का एक दायित्व बनता है, एक एक्टर का दायित्व बनता है कि जो हमारे अभी जो समाज में घट रहा है, जिस तरह के 2 वर्ग पैदा हो गया है। एक वर्ग को तमाम सुविधाएँ मिल रही हैं। अभी घोषणा हुई कि कल ही घोषणा हुई कि विदेश में रहने वाले जो लोग रह गए हैं भारतीय, उनको भारत लाया जाएगा, उनको तो लाने की पूरी सुविधा है। और हमारे अभी भी मानसेर का गुड़गांव में जो दिख रहा था कि भीड़ सैलाब की तरह, हाँ, लेकिन उनके लिए आने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो 2 वर्ग तो दिख रहा है ना। तो ये भी हमारे, सूरत में भी कल बवाल हुआ है इस चक्कर में। हाँ, सूरत में भी कल मजदूरों में और पुलिस में झड़प हुई है। हाँ, हाँ, बहुत झड़प हुई है। हाँ, हाँ। तो चलिए, बढ़िया है, आज आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत कुछ मुझे जानने को मिला और मैं इसको अपने दर्शकों तक ही पहुंचाऊंगा, मित्रों तक। बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।